दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसकी शुरुआत में हम पोलैंड में बने एक नाजी कैंप को देखते हैं, जहां पर कैद किए गए यहूदी लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है हिटलर की क्रूरता किस हद तक है। इसी को लेकर कुछ लोग प्लान करते हैं कि वो कैंप से भाग निकलेंगे, पर इसके लिए उन्हें सही मौके का इंतजार था, जो 2 दिन बाद आ भी जाता है। जब वो सब्जियों को काट रहे थे, उसी औजार से उन्होंने वहां की वायर्स को काट दिया और जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। लेकिन इतने में ही गार्ड्स की नज़र उन पर पड़ गई और फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने। पर अगर वो बच भी जाते और जंगल में घुस जाते तो कैसे खुद को इतने दिन जिंदा रख पाते, क्योंकि इनके पास खाना पानी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। ऐसे कई लोग मारे गए जो यहाँ से भागने की कोशिश में थे। सालों बाद वहां पर हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी उन मासूम लोगों की ट्रेन, जिसमें उन्हें किसी भेड़ बकरियों की तरह बंद किया गया था। पर इससे पहले कि यहाँ पर आए, इस कैंप में पहले से मौजूद कैदियों को कहा गया जब वो आए तो उनसे ये कहना कि उनके लिए ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर वो आराम से रह सकेंगे। लेकिन उन लोगों को, उन मासूम लोगों के लिए इतना अफसोस था, क्योंकि उन्हें भी अब वही सहना होगा जो वो सालों से सहते हुए आ रहे। खैर, अब ट्रेन आती है, बूढ़े बच्चे औरतों सभी को नीचे उतारा जाता है। फिर उनमें से औरतों और आदमियों को अलग कर दिया जाता है। तो वही माइक गार्ड सभी से कहता है कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। पर एक माँ को अपने बेटे से अलग करना कौन सी भलाई है। और ऐसा ही सलूक पहले वालों के साथ भी किया गया था, जिन्हें अब सच्चाई पता है। लेकिन अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो हमेशा के लिए उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। इसके बाद अब सभी को एक साथ खड़ा किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि इसमें किस किस को कोई काम आता है। तो कुछ लोग हाथ खड़ा करते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, या फिर वो ज़्यादा बूढ़े होते हैं, उन्हें सबसे अलग कर दिया जाता है और वहाँ से भेज दिया जाता है एक गैस चेम्बर में, जिसकी कहानी आज तक लोगों के अंदर डर पैदा कर रही है। अब सभी को उनके काम के मुताबिक उन्हें केबिन दे दिया जाता है। जैसे कि कुछ को मोची का काम आता है तो उन्हें वो काम मिल जाता है। 2 भाई होते हैं जिन्हें सुनार का काम आता है, तो उन्हें उनका काम दे दिया जाता है। लेकिन इस बीच हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने साथ अपने बच्चों को छुपा कर लाई थी। लेकिन जब उसके केबिन की औरतों ने ये देखा, कहा कि ये मत करो, वरना अगर उन्हें पता लगा तो वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों दोनों को मार देंगे। पर वो लेडी उनसे गुजारिश करती है कि प्लीज वो किसी को इस बारे में ना बताए, अभी उसका बच्चा बहुत छोटा है और ऐसे वो उसके बिना रह नहीं सकेगा। अब वो सभी भी औरतें थी और माँ ही थी, तो उसके दर्द को समझती है, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। दोपहर होने पर सभी को मैदान में इकट्ठा किया जाता है। फिर वहां 3 लोगों की लाशें लाई गई। ये वही लोग थे जिन्होंने यहाँ भागने की जरूरत की। दरअसल गार्ड इनको दिखाने के लिए अभी आए हुए हैं। लोगों को डराने की कोशिश वो करते हैं ताकि वो कोई भी ऐसे कदम ना उठाए। इसके बाद वो उन्हें कुछ रूल्स भी बताते हैं, जैसे अगर किसी ने भी यहाँ से कुछ चुराने या फिर अपने किसी रिश्तेदार से बात करने की कोशिश की तो उन्हें वहाँ दूर उस फांसी के फंदे पर उसी समय लटका दिया जाएगा। इस कैंप में हर एक गुनाह की सज़ा एक ही है, फांसी। इसीलिए सभी अपने काम को ध्यान से करना शुरू करते हैं जो उनसे कहा गया है। जो 2 भाई थे उनके पास 2 ऑफिसर जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि इतनी छोटी उम्र में कोई इतनी बारीकी वाला काम कैसे सीख सकता है। लेकिन वो दोनों ही उनके सामने अपने हुनर को दिखाते हैं, जो देख वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और वहाँ से चले गए। तो वहीं दूसरी ओर एक लेडी जिसे दर्जी का काम नहीं आता, वो फिर भी जिंदा रहने के लिए झूठ बोलकर आ गई कि उसे ये काम आता है। पर थोड़ी ही देर में वहाँ का सीनियर, जो खुद उन्हीं में से एक जीव था, वो ये जान जाता है। तभी वहाँ 2 गार्ड आए जिन्होंने सभी को देखा। उस सीनियर ने उस लेडी की जान बचा ली और उसे दूसरा काम दिलवा दिया, जो कि खरगोश को पालना था, जो वो कर सकती है। इसीलिए उसे थैंक यू कहती है। धीरे धीरे समय ऐसे बीतने लगता है और यही इनकी जिंदगी बन जाती है। अब हर दिन जिल्लत सहो और रात में उन छोटे छोटे भेड़ के टुकड़ों पर भूखे पेट सोने की कोशिश करो, क्योंकि सूप के नाम पर इन्हें सिर्फ पानी दिया जाता है और ब्रेड के नाम पर सड़ी हुई घास, जो किसी भी इंसान के लिए खा पाना बहुत मुश्किल है। पर इसके लिए भी लड़ाइयाँ होने लगती है, क्योंकि हर किसी को अपना किसी भी हाल में पेट भरना है, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन अब इन्हें समझ आने लगा है कि यहाँ पर किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं है। उन्हें हर दिन मारा जाता है, तड़पाया जाता है। पर एक आदमी जो यहाँ पर पहले से मौजूद था, वो बड़ी ही गौर से उन लोगों को देख रहा है जो अभी नए नए आए हैं। लेकिन उनके अंदर एक जज्बा है, वो काबिल है किसी भी तरह करके इस कैंप से भाग सकते हैं। उसी में से एक इजाक नाम का शख्स मिला जिसने उसे ये सब बताया।
तो इजाक ने कहा कि क्या मैं अपने 4 साल के बच्चे और उसकी माँ को भी साथ लेकर भाग सकता हूँ। तो एंथनी ने उसे समझाया कि ये जगह वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यहाँ हर हफ्ते ट्रेन आती है और फिर पिछले वाले लोगों को मार दिया जाता है। देखो दूर वो रोशनी दिख रही है तुम्हें, वो कोई रात में निकला सूरज नहीं है, बल्कि लाखों लोगों को एक साथ जलाया जा रहा है, उसका उजाला है। ये सारी बातें सुनकर इजाक रोने लगता है, क्योंकि शायद उसमें उसकी बीवी और बच्चे भी हों, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अगले सीन में हम उन 2 भाइयों को देखते हैं जिनके पास वही ऑफिसर आते हैं जो उसे काम को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन अब वो उसे एक और सोने की रिंग बनाने को कहते हैं और उसके छोटे भाई को उसके पास भेजने को भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका काम अच्छे से कर दिया। लेकिन फिर भी वो उसे एक कोड़ा मारते हैं, क्योंकि उस लड़के ने स्माइल कर दिया था जो उनके वसूलों के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर वो तीनों लोग, जिसमें एंथनी, इजाक और जॉन थे, अब ये अच्छे दोस्त बन गए। सब कुछ ये लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे इन्हें यहाँ से भागना है। उधर उस लड़के का छोटा भाई सार्जेंट के पास जाता है और इस बीच वो वहाँ के शावर एरिया को देख लेता है, जहाँ पर हजारों औरतों और बच्चों को लाइन से बिना कपड़ों के टेंट के लिए भेजा जा रहा है। और फिर बाहर से गेट को बंद कर दिया गया और कुछ ही देर में अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। जी हाँ, यही वो गैस चेम्बर है जहाँ सभी को ये कहकर लाया जाता है कि अब वो रिहा होने वाले और इसीलिए उन्हें नहा कर तैयार होना है। पर अंदर जाकर उनके ऊपर तेजाब की बारिश कर दी जाती है और गैस छोड़ दी जाती है, जो उनकी सांसें धीरे धीरे बंद कर देती है, जिससे वो जिंदा ही मारे जाते हैं। और ये सिलसिला हर दिन चलता है। पर जब ये सारी चीजें वो छोटा बच्चा देखता है तो दहल जाता है, क्योंकि उसे अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो भागते हुए अपने बड़े भाई के पास आया और उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन उसे तो पहले से पता था और वो उसे भी चुप रहने को कहता है, क्योंकि अगर नाजीज को पता चल गया तो वो उन दोनों को मार देंगे। इस हफ्ते फिर से ट्रेन आई है और उस सिलसिले को फिर से दोहराया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख ज्यूस लोगों को हिटलर ने 12 साल के अंदर मार डाला और फिर एक दिन खुद को ही गोली मारकर खुद मर गया। अब उसी रात वो बड़ा भाई एंथनी और उन लोगों के पास आकर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम लोग यहाँ पर आराम से खा रहे हो, सो रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो लोग तुम्हारे घर परिवार वालों को कैसे बेदर्दी से मार रहे? तो एंथनी उसे शांत करवा कर समझाता है कि तुम भी तो उनके लिए काम कर रहे हो, ऐसे यहाँ पर हजारों लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। अभी दिमाग से काम लो, ना कि दिल से, वरना कल की लाइन में तुम भी शामिल हो सकते हो। हम बदला लेंगे, पर अभी नहीं। उधर जिस औरत ने अपने बच्चे को छुपा कर रखा था वो रो देता है, जिसके कारण ऑफिसर को पता चल गया। वो उसे दूर ले जाने लगे, पर वो लेडी ने उसे भीख मांगी कि उसके बच्चे को जाने दो, वापस कर दो। यह कहकर उसने उसके ऊपर थूक दिया और कहा कि तुम मेरे थूक के भी काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम जैसे लोगों को गॉड कभी माफ नहीं करेगा। इससे ज्यादा वो नाजी सुन नहीं पाता और दोनों को ही वहीं सबके सामने जान से मार देता है। वहाँ काफी लोग थे जो नाजी से ज्यादा थे, लेकिन फिर भी किसी ने चूं तक नहीं की। इसी को शायद दहशत कहते हैं, जो कि उस समय पर नाजीस आर्मी को देखकर ज्यूस के अंदर थी। और कुछ दिन बाद एक और ट्रेन आई जिसमें ज्यादातर औरतें थे, जिन्हें नाजीस को सर्व करने के लिए लाया गया था। पहली रात वो उन कैद हुए लोगों के साथ डांस करती हैं और तब वो बड़ा भाई एक अपनी एज की लड़की से कहता है कि अगर तुमसे यहाँ पर कोई पूछे कि तुम्हें कोई काम आता है तो तुम अपना हाथ खड़ा कर देना, उनसे ये मत कहना कि तुम्हें ये काम नहीं आता। जो सुन वो लड़की हैरान होकर पूछती है, भला मैं झूठ क्यों बोलूं? तो उसने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही करना, बस और कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर हर चीज को करने का एक समय होता है, जैसे कि डांस करने का, सोने का, उठने का, खाने का, और अगर किसी ने एक भी सेकंड की देरी करी तो उसे मार दिया जाएगा। कहानी के आगे आने वाले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी लकड़ी काटते टाइम बहुत ज्यादा थक जाता है, जिसके कारण वो वहीं गिर गया। तब वो नाजी ऑफिसर ने उसके ऊपर कोड़े बरसाए, लेकिन वो उठने की हालत में नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी और वो बीमार भी था। तब भी उसे काम कराया जा रहा है। अब जब वो नहीं उठता तो ऑफिसर उसे गोली से हमेशा के लिए सुला देता है और फिर सभी को 15 मिनट दिया गया खाना खाने के लिए। तभी कहीं से खबर आई कि 2 ज्यूस ने एक गार्ड पर हमला कर दिया और जंगल की ओर भाग निकले। जो सुन यहाँ पर काम कर रहे लोगों ने भी सोचा इसी गहमा गहमी में हम भी भाग जाते। तो कुछ 15 से 20 लोग वहां से जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन अफसोस कि ज्यादा दूर वो भाग ना सके। जिसके बाद क्या था, उन सभी को एक लाइन से खड़ा किया गया और फिर वहां के और लोगों को भी इकट्ठा होने को कहा गया। सभी से पूछा गया, इसमें से क्या कोई किसी का रिश्तेदार है? अगर है तो वो बाहर आ जाए तो वो बच जाएगा। एक लड़का अपने बाप के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उन सभी को गन मशीन से भून दिया गया। ये एक चाल थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही मासूम ने जान गंवाई। सभी को पता था कि इतने रहमदिल नाजी कभी नहीं हो सकते।
ये सब होने के बाद एंथनी ने उस बड़े भाई से कहा कि आज सभी को इकट्ठा करना और फिर सभी को हम रात में एक साथ बैठते हुए देखते हैं। जो जो लोग भागने के लिए तैयार थे, पूरे प्लान के साथ एक का कहना था कि उन्हें एक टनल बनानी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे राजी नहीं थे क्योंकि उसे खोदने के लिए उन्हें सही औजार की जरूरत है जो उनके पास नहीं है, और अगर होते भी तो वो उस टनल को खोदते क्यों, हर जगह तो गार्ड है, इसीलिए आइडिया ड्रॉप कर दिया जाता है। पर एंथनी बताता है कि यहाँ पर कुछ रशियन सोल्जर है जिन्हें प्रिजनर्स बनाया गया है, हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। अगर वो हमारे साथ आ गए तो हमारी मदद हो जाएगी क्योंकि उन्हें लड़ने का तजुर्बा है। लेकिन बड़े भाई ने कहा कि इसमें हमारी मदद कौन करेगा, तो एंथनी ने कहा कि ये काम मुझ पर छोड़ दो। दरअसल एक नाजी का बंदा जो काम तो हिटलर के लिए करता है, लेकिन उसे पता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, इसीलिए वो टाइम तो टाइम एंथनी को सब कुछ बताता रहता है। इस बीच एंथनी ने उसे कहा कि अगर वो रशियन के हेड से उसकी बात करवा दे तो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। वो मान जाता और फिर रात में रशियन आर्मी के हेड शाशा की मुलाकात एंथनी से होती है, जो उसे पूरा प्लान बताता है और कहता है कि उन्हें उसकी ज़रूरत है क्योंकि वो एक सोल्जर है, उन्हें लड़ना आता है, लेकिन हम लोग एक सिविलियन हैं, हमें यहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो गया और इसीलिए हम इस जगह को अच्छे से जानते हैं जो आपको काम आएगा। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अब शाशा मान जाता है पर सही मौके का इंतज़ार करने को कहता है। अगले दिन कैंप में ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है सिर्फ 10 मिनट में, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन ज्यूज की संख्या बहुत ज़्यादा थी जिसकी सज़ा बूढ़े आदमी भुगतते हैं, जो कि खाना बढ़ रहा था और ये अत्याचार होते हुए एक रशियन सोल्जर उसे बचाने जाता है, लेकिन एंथनी उसे रोक लेता है वरना वो उसे भी मार देंगे। 2 लोग जिन्हें सोने की चोरी के जुर्म में पकड़ा गया है तो उन्हें सभी के सामने फांसी दे दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जब भी किसी को मारा जाता है सभी के सामने मारा जाता है ताकि इसका डर पैदा हो सके, लेकिन आप वो उस पैदा हो रहे जुनून और जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकते जो एंथनी और कुछ और लोगों के अंदर पैदा हो रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने अपने काम के समय पर कुछ ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर दी जिससे कि इन्हें किसी भी हाल में मदद मिल सके। जब ये भाग रहे हों, जब शाम के समय इन्हें कुछ वक्त दिया जाता है बाहर घूमने का, तो ये आपस में बैठकर कुछ बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, प्लान बनाते हैं कि कैसे इन्हें अपने इस प्लान को अंजाम देना है। हर हफ्ते वहाँ ट्रेन आती है जिनके सामानों को लोग छोड़ देते हैं। अधिकतर बैग में उनके कुछ लोगों, कुछ परिवार वालों की फोटोज मिलती है, वो निशानी मिलती है जो कि वो अपने आखिरी समय पर अपनों को देकर अलविदा कहे थे। पर जब जब वो लाशों की आग धुधकती है, ये लोग उसे देखकर और भी जोश में आ जाते हैं। इन्हें अब यहाँ से भागना है किसी भी हाल में, चाहे फिर खुद की जान ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। इस भयानक माहौल में हम मोहब्बत के फूल खिलते हुए देखते हैं। ताशा नाम की लड़की को एक रशियन सोल्जर से प्यार हो गया। वो सोल्जर अब इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है क्योंकि उसकी बीवी और बच्चे, एक सैनिक होकर वो उन्हें धोखा नहीं दे सकता। ताशा भी उसकी बात को समझती है, उसे अलविदा कह देती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि चीफ 3 दिन के लिए बर्लिन जा रहे हैं, यानी कि अब इस कैंप में सिक्योरिटी थोड़ी कम होगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। इतना कोई नहीं था। इस चीज़ को देखकर एंथनी को लगता है कि अब यही सही मौका है। इन 3 दिन के अंदर इन्हें कुछ ऐसा करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसीलिए रात में सभी को ये प्लान समझाते हैं कि कैसे इन्हें 2-2 ग्रुप में बढ़ जाना है और फिर उन हाई रैंक वाले ऑफिसर को अपने काम पर किसी बहाने से बुलाना है और ख़त्म कर देना है। अगर वो सारे मारे गए तो नीचे सोल्जर हैं, उन्हें ऑर्डर देने वाला कोई नहीं रहेगा और ये बस 3 दिन में ही करना है। उसे ज़्यादा समय नहीं हमारे पास। सुबह होते ही सबसे पहले तो दर्जी जो कि कपड़े सिलता है वो एक ऑफिसर को बुलाता है कोट को ट्राई करने के लिए। तभी वहाँ का छुपा हुआ ज्यूस वो दर्जी दोनों ही मिलकर उसे जान से मार देते हैं। ऐसे ही सेम मोची भी करता है जो जूतों को ट्राई करने के बहाने उनके पैर को ही तोड़ देता है और फिर जान से मार डालता है। उधर एंथनी भी एक को मार देता और फिर एक कुक था, वो थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि सामने वाला ऑफिसर उसकी थोड़ी तारीफ कर देता है, ये कहकर वो खाना बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका साथी आकर उसे पकड़ लेता है। तब कुक को एहसास होता है कि वो अभी किस मिशन पर है। अगर उसने ज़्यादा देर की तो उसकी आवाज़ बाहर चली जाएगी, इसीलिए वो उसके पेट में कई बार चाकू घोंपकर मार डालता है। ऐसे करके सभी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं, पर अभी असली इम्तिहान बाकी है, जो है यहाँ से भागना। खैर, एक रात को किसी को कुछ पता नहीं चला और इसी का फ़ायदा उठाकर इन्होंने वहाँ के लोगों के हथियार भी बड़ी आसानी से चुरा लिए और अपने पास रख लिया। अगले दिन हर दिन की तरह सब कुछ नॉर्मल था। शाशा सभी को इकट्ठा करता और परेड के लिए कहता है, जो कि वो हर दिन किया करते हैं। इस बीच एक ज्यूस जाकर सारे सिग्नल को काट देता है जिससे वो किसी भी टेलीफोन से कनेक्ट ना कर सके। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ एक ऑफिसर नोटिस कर लेता है जो कि एक लौता हायर रैंक था।
इस गड़बड़ी से उसे कुछ ठीक नहीं लगता तो वो अपने सीनियर के पास पहुंचा तो वहां उसने उस केबिन में उसकी लाश और खून देखा। वो समझ गया कि उसे मार दिया गया है, पर इससे पहले कि वो कोई ऑर्डर देता एंथनी ने अनाउंस कर दिया कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं, जो ये संकेत था कि अब जंगल की ओर कूच करो और कोई रास्ता नहीं है। तभी गार्ड्स उनके ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन इनके पास भी हथियार थे जो कि इन्होंने चुराए थे, इसीलिए सभी रशियन सोल्जर अब उनसे लड़ते हैं और कुछ सिविलियन भी थे। वो सबसे पहले टावर गार्ड को मारते हैं ताकि वो उसके ऊपर शूट ना कर पाए। तब तक उन्होंने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अभी भी कुछ बचे जो अपनी पूरी जान लगा रहे हैं कि किसी भी तरह वो वायर टूट जाए और वो खुले मैदान में आ जाए। उधर कैंप में अभी लड़ाई चल रही है, पर अब रशियन सोल्जर की भी गोलियां खत्म हो चुकी है। उन्होंने भागने का फैसला किया और उस वायर को तोड़कर भागने लगे। सभी उस खुले मैदान में थे, पर इन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था इस मैदान के नीचे माइन बिछी हुई है। नाजी किसी भी हाल में इन जीवस को जिंदा नहीं भागने दे सकते, इसीलिए जैसे ही ये सभी उस मैदान में गए एक एक करके सभी माइन फटने लगी। इसमें भी कई लोग मारे गए, पर जो माइन फट चुकी है बचे हुए लोग उसी के ऊपर से भागकर जंगल में आ गए। जॉन चोटिल हो गया। एंथनी ने अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी, उसे बचा नहीं सका। इस कम उम्र में खुद की जान बचाने के चक्कर में मारे गए। ताशा भी उन नाजीज की गोलियों की शिकार हो गई, लेकिन जो बच गए वो बिना रुके कई दिन तक भागते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक कई लोग तो उस जंगल में सरवाइव नहीं कर सके, पर कुछ ऐसे भी थे जिसके अंदर जिंदा रहने का जज्बा था, जिसके कारण वो उस घने जंगल में कई दिन तक बिना खाना पानी के जिंदा रह सके और वहां तब तक छुपे रहे जब तक हिटलर ने खुद को गोली नहीं मार ली। उसके बाद पोलैंड पर रशियन आर्मी का कब्जा हो गया। जो कोई भी वहां से भागा उन्हें वहां घर वापस भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया, जो आंगन कभी हंसता खेलता था, वो आज सुनसान पड़ गया सिर्फ एक आदमी के कारण। आज भी सुबोबार में वही नाजी कैंप जिसकी दीवारें आज भी लोगों से चीख चीख कर कह रही है, उसने वो सब देखा है जो हर किसी के अंदर ऐसा डर पैदा कर देता है जो सालों साल गुलामी करने को भी तैयार थे। वहां के परिवारों का कहना है कि आज भी उस गैस चेंबर से धुआं उठता है रात के समय पर। दोस्तों, क्या आपको पता है जहां पर हिटलर ने खुद को गोली मारी वहां आज क्या बना हुआ है? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।